हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने कोचिंग हब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज अपन फिर हाजिर है अपने एपिसोड नंबर 2 को लेके, जहां पर चर्चा का विषय है ईडी और अरविंद केजरीवाल जी। और अपना फर्स्ट एपिसोड जो था वो लेकर बॉन्ड स्कीम के ऊपर था। आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स प्राप्त हुआ है। इसी के साथ अपन उसी आशा और उम्मीद से लेके आए हैं अपना सेकंड एपिसोड, जहां पे ईडी और केजरीवाल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ईडी ने हथकड़ी पहना दी है किन को? निर्वाचित सीएम ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी को। अपन इस चर्चा के बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाके डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ये ईडी है क्या चीज। ऐसी कितनी पावरफुल ये संस्था है जो एक निर्वाचित सीएम जो जनता द्वारा डायरेक्ट रूप से इलेक्टेड होता है उसको गिरफ्तार कर सकती है सीधे तौर पे। जबकि देश के पास बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, बहुत सारी सांविधिक संस्थाएं हैं, कुछ जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई हुई, रॉ हुआ, एनआईए हुआ, सीआईडी हुआ। इस तरह की एजेंसियों के बावजूद ईडी को सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रही है पावर एक्सरसाइज करने के लिए, प्रोत्साहित कर रही है। और जो एजेंसी है वो ना संवैधानिक है ना सांविधिक, इसके बावजूद एक निर्वाचित सीएम को वो गिरफ्तार कर लेती है। तो आखिर इतनी पावरफुल है कैसे, वो इसको ये पावर मिल कहाँ से रही है, सब चीज़ें अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के साथ आप अपना जो फर्स्ट एपिसोड था उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो मुझे लगे कि 3 दिन के अंदर आपका इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला मुझे। और इसी उम्मीद से एक पॉजिटिव वेव के लिए अपन एक सेकंड एपिसोड भी अपन लेके आए। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से हमें राय देंगे। अब चलते हैं सीधे आपको लेके एक मोटिवेशनल कोट की तरफ, जहां आपको दिखाया गया है एक वीडियो में कि एवरी पुश ऑफ ए ड्रीम लीड्स टू द मोमेंट ऑफ सक्सेस। सक्सेस के लिए आपकी जो प्रत्येक स्टेप होती है वो कारगर होती है, यानी एक एक स्टेप आपको सक्सेस के लिए मैच्योर बनाती है, उसकी तरफ अग्रसर करती है। यहाँ पे आप कोई एक्शन लेते हैं, फिर उस एक्शन लेते रहते हैं कुछ टाइम के साथ वो एक्शन लेते हुए भी आप धैर्य बनाए रखते हैं। धीरे धीरे आपको ये प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है। आप अपने किसी कार्य की तरफ अग्रसर होते रहते हैं और फाइनली आप यहाँ पे सक्सेस प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस हुआ पूरा वो वीडियो के तहत आपको समझाने की कोशिश की गई है, यानी आपका प्रत्येक स्टेप आप धीरे धीरे मेहनत करती रहिए, दिन रात मेहनत करते रहिए। मान लो आपके एग्जाम 6 महीने बाद है और आप डेली मेहनत करते हो, तो जो डेली मेहनत है वही 6 महीने बनाएगी और वही फाइनली आपको सक्सेस के रूप में मिलेगी। ओके, अपन सेकंड पे चलते हैं कि हाउ टू डिसाइड फास्ट, यानी फास्ट डिसीजन मेकिंग की स्किल्स आपको कैसे प्राप्त कर सकते हो। तो फर्स्ट है कि आप लिमिट योर गोल्स या ऑप्शंस। अपने ऑप्शंस जो होते हैं उनको आप लिमिट में रखिए। जितने कम ऑप्शंस होंगे उतना कम डिलेमा होगा। जैसे आप कपड़े लेने जाते हो और आपके पास जितने ज़्यादा वेराइटीज सामने आती है, आप डिसीजन लेने में उतने ज़्यादा ही डिलेमा में फंस जाते हो। इसलिए लिमिट रखो, अपने ऑप्शंस को कम करके रखिए। और अपने गुड और बैड चॉइस के बीच में एक लाइन खींच के रखिए कि हाँ, आपके लिए कुछ चीज़ें जो है गुड है, कुछ है बैड है। और फिर इनके आधार पर आप कभी फ्यूचर में कहीं डिसीजन लेने में आपको ये हेल्प करेगी। आपकी जो गट फीलिंग है उसके बारे में आप सुनना शुरू कर दीजिए कि कुछ फीलिंग्स होती है आपके अंदर जो आपको हमेशा किसी डिसीजन को लेने के लिए प्रेरित करेगी, उसको सुनने की कोशिश कीजिए। थिंक ऑफ योर टाइम, आपका जो टाइम है उसको आप मनी के इक्वल समझने की कोशिश कीजिए, यानी अपना समय जो है उसी को धन समझ के आगे चलते रहिए। डिसीजिवनेस, जो निर्णय क्षमता है वो किसी एक निर्णय से मिलकर नहीं बनी होती। आपकी बार बार निर्णय जो लेने की क्षमता है उसी से आपकी जो ये स्किल है डिसीजिवनेस वो बढ़ती रहती है, बनती है। और अगर आप कोई डिसीजन लेते नहीं है या इनडिसीजन इनडिसीजन यानी अनिर्णित स्थिति में रहते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको खत्म करने की स्थिति में आ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, अब ईडी के बारे में अपन कंप्लीट डिटेल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईडी है क्या, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका संरचना क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग क्या है, इसकी और इसकी वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, मुख्यालय कहाँ है। ये सब चीजें अपन धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। आप बने रहिएगा, एक स्टूडेंट के तौर पे आप अपने इसमें से कुछ फैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे लेते रहिएगा। अगर आप यूपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं या आरएएस मेंस, क्योंकि दोनों ही एग्जाम अभी सिर पे है, आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ इसमें से डिसाइड कर लीजिए। और अगर आपको सामान्य नागरिक है तो आप पॉलिटिकली अवेयरनेस के तौर पे यहाँ इसको सुन सकते हैं। और क्योंकि ईडी के मुद्दा जो है अखबारों में, ईडी पूरा बना हुआ है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कई लोगों को पता नहीं है कि ईडी है क्या, इसका बेस कहाँ से बना है। ठीक है, तो नॉर्मल एक सामान्य नागरिक के तौर पे आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, ये आपके लिए कारगर होगा। ठीक है, अपन चलते हैं पहला कि ईडी का मुख्यालय कहाँ है। ये है नई दिल्ली के अंदर। ओके, और इसका जो हेड है वो कौन है? डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है, इसका रीजनल ऑफिसेस कहाँ है? इसके रीजनल ऑफिसेस 5 है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और चंडीगढ़। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये चारों जो है मेट्रोपोलिस है, लेकिन एक चंडीगढ़ है जो एक
ये भी एक बड़ी सिटी है। और इनको हेड कौन करेगा? डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। लेकिन इसके 5 जोनल ऑफिसेस हैं, उनको हेड कौन करेगा? डिप्टी डायरेक्टर। और 11 सब जोनल ऑफिस इनको हेड कौन करेगा? असिस्टेंट डायरेक्टर। ठीक है, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब आगे चलते हैं इसके ऊपर। ये है क्या? ईडी क्या चीज है? ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी डिसिप्लिनरी यानी होता है कि एक बहु अनुशासनात्मक संगठन है। इसका मतलब है कि इसके जो कार्य है वो विविधता लिए हुए है। बहु अनुशासनात्मक मतलब अलग अलग प्रकार के कार्यों को ये, है ना, फंक्शन में लेके आती है। अब कौन कौन से कार्य हो सकते हैं? वो मनी लॉन्ड्रिंग के कार्य हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड को कार्य हो सकते हैं, इस तरह के कुछ कार्य हैं। अपन आगे चलते हैं, इसके बारे में और डिटेल लेंगे। हाँ, इसका उद्भव कब हुआ है ना? इसका है 1 मई 1956 को ईडी को एनफोर्समेंट यूनिट के तहत, है ना, गठित किया गया था 1956 को। क्यों? जब विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 फेरा जो था, उसको उसको रेगुलेट करने के लिए और उसको जो कानून का जो उल्लंघन किया जा रहा था उससे निपटने के लिए यहाँ पे इन्फोर्समेंट यूनिट लेके आए थे 1947 के फेरा एक्ट से प्रेरित होके। फिर ये एक्ट जो है, ये जो यूनिट है 1957 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बन गया था। जो अभी ईडी है वो कहाँ कब से बना हुआ है? 1957 से आया हुआ है अस्तित्व में। फिर 1960 के अंदर इस ईडी को जो है राजस्व विभाग के अंदर ले लिया जाता है, वित्त मंत्रालय के अंदर। और वित्त मंत्रालय के एक एजेंसी के तौर पे इसको राजस्व विभाग में शामिल कर लिया जाता है। इससे पहले ये इकोनॉमिक अफेयर के अंदर था, तो यहाँ से अपन चेंज करके लेके आ गए। ओके। और यहाँ इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो है, उसमें सीधी भर्ती और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज दोनों से ही यहाँ से अपन इसको शामिल करते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के जो हेड होते हैं, जो आयकर विभाग हुआ और सेल टैक्स हुए, आबकारी विभाग हुए, इस तरह के जो विभाग है उनके जो हेड है, उनके वहाँ के आईएएस आईपीएस और आईआरएस जो अधिकारी होते हैं, वो ईडी के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसका जो कार्यकाल है वो 2 साल फिक्स किया हुआ है, यानी 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, अधिक ही हो सकता है। और लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ विशिष्ट और कुछ बहुत ही दुर्लभ अगर मामले हो, तो वहाँ पे ईडी के जो अध्यक्ष जो होते हैं, डायरेक्टर जो होता है, केवल उसका कार्यकाल 2 से लेके 2 साल में प्लस 3 साल और जोड़ सकता है, यानी 5 साल तक इसको एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन कुछ लिखित कारण उसको प्रस्तुत करने पड़ेंगे, कुछ वैलिड कारण वहाँ पे देने पड़ेंगे। इसका कार्यकाल अपन देख लिए। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो केजरीवाल जी जो है बार बार ये चीज़ें अपने यहाँ पे ट्विटर और हर जगह ये सोशल मीडिया पे फैलाए हुए हैं कि आखिर ईडी जो है क्या करना चाह रही है, ये क्या हो क्या रहा है देश में, अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अपन देखेंगे। लेकिन आखिर बनी क्यों है ईडी? ईडी बनी है आर्थिक अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों की जांच के लिए, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एक्सचेंज मतलब अपने जो रुपया होता है भारत का वो, और बाहर का जो डॉलर होता है, उनके आपस में कैसे उनका आपस में व्यापार होगा, इनको रेगुलेट करने के लिए, है ना, एक फेमा एक्ट लेके आए थे। कुछ आपराधिक श्रेणी वाले, है ना, फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े जो मामले होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग यानी जो है ना, कपड़ों की लॉन्ड्रिंग होती है। आप गंदे कपड़े देते हो और वो वाइट होके आ जाता है, अच्छे कपड़े होके आ जाते हैं। वैसे ही जो इलीगल तरीके से जो धन लोगों के पास होता है, वो उसको लीगली कैसे वो करते हैं, ये एक आपराधिक क्राइम होता है। उसको रेगुलेट करने के लिए भी ईडी को बनाना पड़ा। ईडी है क्या? ईडी का जो स्थापना 1956 में हुई। इसकी जो एजेंसी है वो किसकी है? वित्त मंत्रालय की है। ये क्या काम करती है? जांच, जब्त, गिरफ्तार और अभियोजन। ठीक है, ये आपराधिक सॉरी भगोड़े आर्थिक अपराधों से संबंधित जो संपत्ति होती है उसकी भी कुर्की करती है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। और धन शोधन निवारण अधिनियम, ये जो आपराधिक कानून है, कौन सा? ये क्रिमिनल कानून है। और फेमा जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन, ये कौन सा है? सिविल कानून है। ठीक है, यानी आप अगर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दोषी पाए जाते हो तो आपके ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगेगा। और आप अगर विदेशी मुद्रा प्रबंधन फेमा वाला एक्ट अगर 1919 वाला लगता है, तो आपके तहत कार्रवाई जो चलेगी आपके ऊपर वो सिविल कोर्ट की चलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हाँ दोस्तों, इसकी जो स्टेटूटरी जो फंक्शनिंग होती है वो देखते हैं कि कोफेपोसा जो एक्ट है 1974, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ये भी इसका एक एक्ट होता है। क्योंकि इन्होंने अभी बताया पीएमएलए एक्ट, फेमा एक्ट और फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, फेरा एक्ट और कोफेपोसा एक्ट, इन एक्ट के तहत ईडी काम करता है। ये आप इन एक्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, आखिर ये पीएमएलए है क्या?
PMLA, है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि 2 नंबर के जो पैसे होते हैं ना, उनको हेर फेर करके ठिकानों में वापस लेके आते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई करता है। 2002 में एनडीए शासन में ये एक्ट लेके आए थे। कौन लेके आए थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत ही शानदार पीएम रहे हैं देश के। और इसके बाद में कुछ एक्ट में बदलाव किए गए थे। ओके। और आगे चलते हैं। ये पीएमएलए लेके क्यों आए, जहाँ तक इसकी जो पृष्ठभूमि वो आपको मैं स्पष्ट करूँ, 1991 का जो एलपीजी रिफॉर्म है, वो रिफॉर्म के बाद जो चुनौतियां देश में हुई, क्योंकि विदेशी जो एक्सचेंज है वो देश में आने लग गया था, उसको रेगुलेट करने के लिए पीएमएल एक्ट की, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की सख्त जरूरत होने लग गई थी। आप एलपीजी से इसको कनेक्ट कर सकते हो। ईडी का क्षेत्राधिकार क्या है? पीएमएलए और फेमा के तहत ये कार्रवाई करती है। ये ऑल ओवर इंडिया में काम करता है ये एक्ट। ओके। फेमा जो एक्ट है सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त करता है, और पीएमएल एक्ट जो है कार क्रिमिनल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त करता है। ओके। आगे बढ़ते हैं अपन। ईडी के प्रमुख केसेस कौन से हैं? आईएनएक्स मीडिया केस, पी चिदम्बरम का, 2G स्कीम, यस बैंक स्कीम, नेशनल हेराल्ड, और शराब नीति दिल्ली वाली। और अपन एक एक फैक्ट और देख लेते हैं। 2004 से लेके 2014 के बीच में जो है 112 रेड्स मिली, और उसमें जो है 5,346 करोड़ की संपत्ति जब्त की। 2014 से लेके 2022 तक 3,010 रेड मिली, और वहां से 99,000 इतने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। लेकिन आपको आगे एक और सच्चाई से रूबरू करवाएंगे कि जो दोष सिद्धि दर है, कन्विक्शन रेट, वो कितनी रही है ना। कहीं ये 0% रही है, और कहीं ये 2.5% मात्र रही है। अगर 100 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, तो मात्र इतनों के विरुद्ध ही दोष पाया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईडी की जो कार्यप्रणाली ऊपर ये डाउट का विषय बना हुआ, इसीलिए विपक्ष इस चीज को लेके इसको चर्चा का विषय बनाए रखा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ईडी, वैसे अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, तो जो बड़े बड़े राजनेता होते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने से लोकपाल भी, जो उस उद्देश्य के लिए बनाया गया, वो भी वहाँ पे कारगर साबित नहीं हो रहा है। वहाँ ईडी अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से कर रही है, क्योंकि बड़े बड़े राजनेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए कोई भी एजेंसी तैयार ही नहीं हो पाती है, आपने देखा होगा। लेकिन ईडी ने जो है निर्वाचित सीएम को अगर सलाखों के पीछे ले जाने का दम रखती है, तो ये बहुत ही अच्छी संस्था हो सकती है देश के लिए। ये देश के इकोनॉमिक स्वास्थ्य को ना बहुत ही अच्छे बनाए रखेगी। और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इस तरह की जो आर्थिक जो कीटाणु होते हैं, उनको यहाँ से ईडी ही साफ कर सकती है। अपन देखेंगे कि देश के आर्थिक भविष्य को लेके ईडी का जो एस्पेक्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये आप अपने अपने स्तर पर सोचते रहिएगा। लेकिन अपन इसके बारे में अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक जानकारी, एक नॉलेज के तौर पर अपन ईडी को डिस्कस करने वाले हैं आज। आगे बढ़िए। आखिर ईडी को ये पावर मिलती कहाँ से है, और ऐसी कौन सी पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और एजेंसी से एक्सरसाइज ना करवा के ईडी से ही क्यों ये सब कार्रवाई करवाता है? तो ईडी में ऐसा स्पेशल है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 2023 में एक अपने कुछ डिसीजंस दिए थे। वहाँ ईडी के ऊपर जो आरोप लगे हुए थे, या जो याचिकाएं थी, उनका निस्तारण करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ईडी के पास स्पेशल पावर है बजाय अदर एजेंसियों के, वो क्या है कि ईडी के पास जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट के तहत अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो वो आतंकवाद के तहत दोषी पाया गया, इसके बराबर, इस तरह का, इसके बराबर का जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर मनी लॉन्ड्रिंग में आप दोषी हो, मतलब आतंकवाद के बराबर आपके ऊपर धाराएं लगेगी। सोचो कितना पावरफुल एक्ट है, और कितनी विवेकाधिकारी जो डिस्क्रिशनरी पावर ईडी को दी है। ये सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा मुद्दा है। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार ईडी का यूज कर रही है, बजाय इसके सीबीआई, सीआईडी, एनआईए, रॉ, है ना। और रिवर्स बर्डन ऑफ थ्योरी, अगर कोर्ट को लगता है कि ये व्यक्ति जो दोषी है, वो कहीं ना कहीं दोष में शामिल था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है, तो रिवर्स बर्डन ऑफ थ्योरी या प्रूफ का यूज करते हुए उसको दोषी माना जा सकता है। ये भी एक इंडिविजुअल, एक इनविजिबल एक पावर है, बहुत शानदार पावर है ये भी। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू स्टे, स्टे के बावजूद प्रॉपर्टी को यहाँ पे, सॉरी, प्रॉपर्टी को स्टे पे लाया जा सकता है। ईडी के पास ये भी पावर है ना। बेल जो होती है ईडी के यहाँ से लेना बहुत ही टफ काम। आप देख रहे होंगे कि केजरीवाल जी को बेल मिलना कितना, जमानत मिलना भी कितना मुश्किल होया जा रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल केसेस की तरह ना होकर एक लीगल स्टेट स्ट्रिंजेंसी की तरह यहाँ पे काम करेगा। एफआईआर जो होती है यहाँ पे ईडी के लिए, वो ईडी में एफआईआर होती नहीं है, वो ईसीआईआर होती है। ईसीआईआर होती है एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और ये ईडी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने सामने वाले दोषी को, जिसको वो गिरफ्तार कर रही है, उसको दिखाएं या फिर उसको ना दिखाएं।
क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है ईसीआईआर को दिखाना। यानी कहने का मतलब है कि ईडी अगर किसी को गिरफ्तार कर रही है तो वो वारंट दिखाए या ना दिखाए ये उसका अनिवार्य नहीं है। जबकि आप नॉर्मल केसेस में अगर गिरफ्तार गिरफ्तार करोगे तो वारंट दिखाना जरूरी होता है, वह अनिवार्य होता है, यहाँ पर अनिवार्य नहीं होता है। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एडमिसिबल स्टेटमेंट इन कोर्ट, यानी अगर आप ईडी के सामने कोई भी अपना कथन या कोई भी अपना जो बात रखते हो अ, गवाही के तौर पे, जो आपका स्टेटमेंट है वो कोर्ट में लागू होगा। बजाय इसके कि नॉर्मल केसेस में पुलिस के सामने आप कोई अपनी जो बात रखते हो गवाह के तौर पे कथन रखते हो, वो वहाँ पे एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट के अंदर। ठीक है, इसीलिए ईडी आपसे है ना कुछ खाली पेजेस में साइन, आपसे क्यों, और वैसे जैसे कि बड़े बड़े जो ये अपराधी होते हैं उनसे खाली पेजेस पे साइन करवा के रखती है, क्योंकि बाद में उन पे वो स्टेटमेंट वो छाप के देती है। ठीक है, ईडी जो है अगर कोई दोषी व्यक्ति होता है उसकी 3 गुना संपत्ति जो है अटैच कर सकती है ना, स्कैम में अगर दोषी पाया जाता है तो। यानी सोचो कितनी पावरफुल एजेंसी है ये, आपके मेंस के टॉपिक हो सकते हैं। आगे बढ़िएगा। डिफाइनिंग द पावर ऑफ ईडी, ईडी की कुछ पावर यहाँ पे डिफाइनिंग की गई है। और क्योंकि कुछ जो सेक्शन है वो पीएमएलए में यहाँ पे आते हैं कि अटैचमेंट करना किसी संपत्ति को, उसको और उसको वहाँ पे, हाँ ठीक है, आगे है पावर टू, हाँ, सीज करना, अरेस्ट करना, डिस्क्लोजिंग ईसीआईआर, या इस ईसीआईआर को दिखाना ना दिखाना ये डिपेंड करता है इसी के, ईडी के ऊपर। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ फॉर बेल, ये एक इसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी आपका कोई कथन है वो कोर्ट के अंदर आपके खिलाफ कार्रवाई गवाह के तौर पे प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इतना जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया है ईडी ने, लेकिन केजरीवाल के गिरफ्तार करने से अमेरिका को क्यों फर्क पड़ रहा है, जर्मनी को क्यों फर्क पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच जो यूएन है, यूएन, यूनाइटेड नेशन, वहां भी इस चीज को लेके उन्होंने इशू उठाया है। आखिर ये इतना बड़ा इशू क्यों है, क्योंकि जहां भी लोकतंत्र का अगर हनन होने की संभावना या एक एक ऐसा अंदेशा लगता है, तो जो लोकतंत्र की जननी अमेरिका खुद को मानता है वो उसको बचाने के लिए आगे आता है। जब केजरीवाल को इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है तो अमेरिका अपने स्टैंड पे है कि हम उम्मीद करते हैं, वो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि अब उम्मीद करते हैं कि भारत में ये जो कार्रवाई की गई है वो की निष्पक्ष जांच होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत ने इस पे ऐतराज जताया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने अपने स्टैंड पे कायम रहा है। और फिर जर्मनी ने ये स्टेटमेंट दिया है, वहां से एक आतंकवादी है कनाडा से पेन्नू करके, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच यूएन ने एक स्टेटमेंट दिया है। यानी जो केजरीवाल की गिरफ्तारी है वो मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा ना होकर अभी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। और ये इसीलिए ईडी को पढ़ना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ईडी है क्या चीज और इसको पावर कहाँ से मिली, अभी आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो ये जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है वो क्यों गिरफ्तार किया, इसकी हिस्ट्री क्या है। देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि दिल्ली में जो है शराब की जो दुकानें जो लाइसेंस के तहत नीलामी के तहत उनको मिलती थी, जैसे यहाँ पे अपने पेट्रोल पंप खुलते हैं, शराब की दुकानें खुलती है, वैसे ही दिल्ली में भी खुलती है। तो वहाँ दो लाइसेंस मिलते हैं उनको, L1 और L10 लाइसेंस होते हैं। L1 लाइसेंस जो है यहाँ पे आपको डीडी अप्रूव्ड मार्केट्स में मिलेंगे, फ्लैट्स में मिलेंगे, दुकानों पे मिलेंगे, है ना। लेकिन L10 लाइसेंस है वो शॉपिंग मॉल्स में ही मिलेंगे। और ये दोनों लाइसेंस की जो है 60% दुकानें खुद गवर्नमेंट रखती थी और 40% दुकानें वो प्राइवेटाइज करती थी। नई गवर्नमेंट ने कोविड-19 के बाद इन्होंने क्या किया है कि कोविड-19 के बाद, हाँ, कोविड में 2021 2020 से लेके 2021 तक, कोविड 19 20 21, हाँ 3 साल जो है कोविड की लहर में दिल्ली का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर था वो गड़बड़ा गया था। तो इन्होंने क्या किया कि जो लाइसेंस के लिए जो था कि रिन्यू जो लाइसेंस करना पड़ता था एवरी ईयर दिल्ली में, उसको हटा के इन्होंने पूरी जो दुकानें थी वो पूरी की पूरी प्राइवेटाइज कर दी गई, प्राइवेटाइजेशन में ला के रख दी। तो अब इससे क्या होगा, रेवेन्यू बहुत अच्छा प्राप्त होगा। उन्होंने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताए कि इससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होगा, इससे माफिया राज खत्म हो जाएगा, है ना। और सरकार अपने जो प्रॉपर कार्य वेलफेयर के उस पर ध्यान देगी। और ये एक अच्छी सोच भी थी। ठीक है, मार्च 2021 में इन्होंने घोषणा की थी और नवंबर 2021 में इस नीति को इन्होंने लागू किया था। और लेकिन इनके ऊपर जो है जस्ट आरोप लगते ही इन्होंने इस एक्ट को वापस लेने की लेके और वापस पुराना एक्ट उसके तहत लेके आए, क्योंकि इन्होंने, आपको यहाँ देखिए, 8 जुलाई 2022 को ये इनके ऊपर आरोप लगते हैं। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि यहाँ पे इसमें घोटाला हुआ है। ये रिपोर्ट देते हैं एलजी को, और एलजी और गवर्नमेंट के बीच में हमेशा टसल रहती है, वहाँ पे सीबीआई जांच करवाते हैं एलजी। और
इस बीच ये जो इस नीति को जो है सरकार ने रद्द करते वो पुरानी नीति वापस लागू कर देती है, लेकिन सीबीआई जांच में ये पाया जाता है कि ईडी जो है इस मामले में इंटरेस्ट लेती है और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यहाँ पे केस दर्ज करती है। मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से कहाँ से आ गया? क्योंकि एक इनको तथ्य मिला कि 100 करोड़ जो है राशि प्राप्त की है भ्रष्टाचार के तहत दिल्ली सरकार, और वो राशि दिल्ली और सॉरी गोवा और पंजाब पंजाब और गोवा के इलेक्शंस में यूज की गई, इसलिए यह मनी लॉन्ड्रिंग लगाएगी ईडी। और इसी के तहत 26 फरवरी 2023 को लास्ट ईयर मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2023 में संजय सिंह को इन्होंने गिरफ्तार किया और 21 मार्च 2024 को इन्होंने केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी केस की कहानी थी। अपन चलते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के केस है और जो आपको कहीं ना कहीं अपने फैक्ट फाइल के तहत और अपने यूपीएससी के आंसर्स में, आरएस मेंस के आंसर में ये कहीं ना कहीं ये तथ्य आपको इंपॉर्टेंट लग सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट होती है वो ईडी बार बार दायर ना करे, है ना। किसी को अगर आप गिरफ्तार कर रहे हो, जमानत पे लेके आ रहे हो, तो आप फटाफट फास्ट ट्रैक कोर्ट को अंदर उस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस मामले को लेके जाइए। किसी को 1 साल तक गिरफ्तार करके फिर आप उसकी जो हियरिंग शुरू करवाते हो, तो 1 साल जो उस व्यक्ति का जो है खराब हो जाता है, उसके जो मानवाधिकार हो उसका उल्लंघन है। इसलिए आप बार बार जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसको लेके नहीं आइए, आप उसको केस चलाइए सीधे। जैसे केजरीवाल जी को भी इन्होंने गिरफ्तार किया, 1 साल जेल में रखने के बाद इनकी हियरिंग करवाएंगे तो दिल्ली का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, क्योंकि केजरीवाल नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं, वो तो सीएम रहे हुए हैं। ऐसे ठीक है, तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाई है। और ठीक है, इसके जो मुद्दे हैं अपन उन पे देखते हैं कि ईडी के जो इसकी जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर क्या क्या आरोप यहाँ पे लगते नजर आते हैं आपको। पहला तो आरोप है इसके ऊपर कि शक्ति का ये दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कुछ केसेज है और वहां पे इसको विवेकाधिकार मिले हुए हैं, तो उस विवेकाधिकारों का ये उल्लंघन करती है। और जो है कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था वो ये जो एक्ट था वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बना नहीं था, ये नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए बना था। और इसके तहत जो पावर इसको ईडी को मिली है वो उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रही है। ठीक है, कहीं क्योंकि इन्होंने स्पष्ट ये कभी है ना जांच में स्पष्ट नहीं हो पाता है, कभी दोष सिद्धि जो दर है इनकी कम होती है और पूरी तरह से साबित नहीं कर पाती कि फला व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया वो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था या नहीं। या फिर पारदर्शिता की भी यहाँ एक मुद्दा है कि अक्सर जो विपक्षी दल है वो इसके निशाने पे रहते हैं, है ना। और जो पक्ष में जो इनके विधायक वगैरह होते हैं उनको ये गिरफ्तार नहीं करती है। ठीक है, दोष सिद्धि की दर जो है वो कम है। 2005 से 14 के बीच में 0% दोष सिद्धि की दर थी। ये कांग्रेस का टाइम था, कांग्रेस सरकार का, लेकिन 14 से 22 में 2.5% की सिद्धि दर है। हालांकि बढ़ी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा है, बहुत कम दोष सिद्धि दर है। आपने देखा होगा राजनीतिक पश्चाताप होता है, यानी अगर कोई एमपी एमएलए किसी एक्स पार्टी से है, उसके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप है, तो जो पक्ष में जो सत्ता में जो सरकार होगी वहां अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो वो आरोप इसके समाप्त हो जाते हैं, यानी वहां से उसको क्लीन चिट मिल जाती है। दूसरा है ईडी के पास क्या है, संसाधनों की कमी है। आप देखोगे कि यह तो एक संस्था है किसी वित्त मंत्रालय के तहत, उसके पास बजट नहीं है, आर्थिक अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए उनके पास क्षमता, उनके संसाधन है नहीं। और इसके पास जो है सहयोग का अभाव है, क्योंकि ईडी की खुद की पुलिस फोर्स है नहीं, ईडी का खुद का जो है कोर्ट है नहीं, है ना। तो ये सीबीआई से इन एजेंसियों से ये उम्मीद करके रहती है कि हाँ वो इनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, विदेशी क्षेत्राधिकार में ईडी के पास कुछ चीजें चुनौतियां जो रहती है, विदेशी क्षेत्राधिकार में भी ये इनको दिक्कत आती है। अंतर्राष्ट्रीय डेटा साझाकरण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से इसको डेटा नहीं मिलता है कभी कभी, है ना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसी है वो यहाँ पे सपोर्ट करती नहीं है। तो आप इसमें क्या सुझाव दे सकते हैं? इसको फाइनली अपन निष्कर्ष के तौर पे ले तो कार्यात्मक स्वायत्तता जो है ईडी की अपन सुनिश्चित करना चाहेंगे। कार्यात्मक स्वायत्तता कैसे? अ, जैसे ईडी को जो है राजनीतिक, है ना, पप्पी बनाने से रोकना चाहेंगे। जैसे अभी इन्होंने सीएम को इन्होंने गिरफ्तार किया, ये एक बहुत अच्छी बात है। और बड़े बड़े राजनेताओं को अगर ये गिरफ्तार करती है तो कहीं ना कहीं है ना, भ्रष्टाचार पे ऊपर ये लगाम तो लगा रही है, लेकिन इलेक्शन के माहौल में इस तरह की चीज करना और बिना किसी स्पष्ट कारण ज्यादा बताए हुए ये गिरफ्तार करती है, तो कहीं ना कहीं ये इनके कार्यात्मक स्वायत्तता ना हो कि ये सत्ता पक्ष के द्वारा इसका दुरुपयोग किया जाना माना जा रहा है। इसलिए इसकी कार्यात्मक स्वायत्तता स्पष्ट होनी चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। इसको वैधानिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए, किसी कानून के तहत इसको जो है वैधानिक समर्थन प्राप्त हो, या तो ये संवैधानिक संस्था संविधान में संशोधन हो या फिर एक वैधानिक यानी एक कानून के तहत इसको मिले। ढांचागत इसका जो प्रोसेस होना चाहिए और वित्तीय संसाधन इसको मिलने चाहिए, सूचना साझाकरण को व्यवस्थित किया जाना चाहिए, त्वरित निदान के लिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट को बार बार नहीं होना चाहिए, है ना। जांच
इज इक्वस टू नॉट इक्वस टू सजा, यानी कभी किसी, जैसे केजरीवाल जी के ऊपर जांच चल रही है, इसका मतलब है नहीं कि वो पूरी तरह से दोषी है, नहीं, उसको सजा के तौर पे ना माना जाए, सिर्फ जांच ही माना जाए। ठीक है। ओके। समीचीनता और नैतिकता, नैतिकता भी यहाँ पे मना, आपको रखना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई की जगह आपको जो प्रणालीगत समायोजन रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब ईडी और सीबीआई में के अंदर अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ईडी और सीबीआई में अंतर क्या है। ठीक है। सीबीआई को जो कार्य अधिकार है वो है भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध से संबंधित मामले निपटाना, लेकिन ईडी के पास मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा जैसे एक्ट के तहत आर्थिक कुप्रबंधन को संभालता है ईडी। और जो है सीबीआई जो है वो आपराधिक मामले जो होती है वो देखती है, मुख्य रूप से आपराधिक मामले, लेकिन ईडी क्या देखता है, सिविल और आपराधिक दोनों मामले देखता है। ठीक है। ईडी जो है राजस्व विभाग के अंदर आती है, वित्त मंत्रालय के तहत, और जो सीबीआई है वो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंदर आती है। ठीक है। ओके। चलो ठीक है दोस्तों। और ये आपका बहुत कोशिश की गई है इस वीडियो को बनाने के लिए, और आप इसमें अपने कमेंट्स जो है हमें बताने की कोशिश करना, अपन नेक्स्ट एपिसोड फिर से लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।